इसमें हमारे इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर्स के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इसके अगर मैं खोजकर्ता की बात करूं, यानी इन्वेंटर की बात करूं, खोजकर्ता की अगर मैं बात करूंगा, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है आर टॉमलिंसन। क्या नाम है? आर टॉमलिंसन, जिसने ईमेल प्रक्रिया को क्या किया है? प्रारंभ किया है। कि किसको? ईमेल प्रक्रिया को प्रारंभ किया है। अब ईमेल प्रक्रिया में जो नेटवर्क यूज होता है, ईमेल प्रक्रिया में जो नेटवर्क यूज होता है उसका नाम है आरपानेट। क्या नाम है? आरपानेट। बिना आरपानेट के यूज ऑफ नेटवर्क का उपयोग कौन सा होगा? आरपानेट। अब आरपानेट क्या है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, क्योंकि आरपानेट में जब सबसे पहले टेस्टिंग हुई थी तो एक मैसेज फॉरवर्ड किया गया था, दैट इज नेम इज हेलो। क्या था? हेलो। और वो आरपानेट के थ्रू ही एक्सेस हुआ था। तो जब भी दुनिया में ईमेल आप यूज करोगे तब तक आरपानेट का ही क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा। बिना आरपानेट के ईमेल का यूज करना पॉसिबल नहीं है। या ऐसा कह दो साधारण भाषा में, ईमेल प्रक्रिया में आरपा नेटवर्क का यूज होता है, जिसके थ्रू हम मैसेजों को क्या करते हैं? रिसीव और फॉरवर्ड करने का क्या करते हैं? काम करते हैं। तो किस नेटवर्क पे चलता है ईमेल? आरपा नेटवर्क पे चलता है। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूँ आगे कि प्रोटोकॉल कौन से यूज होते हैं, प्रोटोकॉल कौन से यूज होते हैं, तो ध्यान रखना ईमेल प्रक्रिया में 3 प्रोटोकॉल यूज होते हैं जो मैं आपको बता चुका। SMTP लिखाया है मैंने, POP3 और PGP। ये 3 प्रोटोकॉल यूज होते हैं, सोच के देखो, लिखाया है। भेजने के लिए SMTP, सूचना को रिसीव करने के लिए POP3 और सिक्योरिटी के लिए PGP। ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में चले 2021 से लेकर 25 तक कि SMTP और POP को लगातार कई एग्जामों में डिफरेंट तरीके से क्या किया है? इसको पुटअप किया गया है। क्लियर? आफ्टर दैट मैं बात करूं इसके बेसिक चीज़ों की, ध्यान से सुनना। अगर न्यू ईमेल अकाउंट बनाना है, क्रिएट ए न्यू मेल अकाउंट, न्यू मेल अकाउंट। अगर कोई नया मेल अकाउंट बनाना है तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं साइन अप। क्या कहते हैं? साइन अप। बहुत बेसिक है, सब बनाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अपना नया ईमेल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? साइन अप। अगर कोई बना हुआ है और उसको ओपन करना चाहते हैं, ओपन मेल अकाउंट, तो उसको हम क्या कहते हैं? साइन इन। क्या कहते हैं? साइन इन। हाँ। आफ्टर दैट उस मेल अकाउंट बना हुआ है, उससे अगर हम बाहर आना चाहते हैं, एग्जिट फ्रॉम मेल अकाउंट। एग्जिट फ्रॉम मेल अकाउंट। मेल अकाउंट से बाहर आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साइन आउट। क्या कहलाती है? साइन आउट। कोई विशेष बात नहीं है, सिंपल। नेक्स्ट, अब यूजर आईडी पासवर्ड होगा। ईमेल अकाउंट का क्या होगा? यूजर आईडी पासवर्ड। तो यूजर आईडी व पासवर्ड, यूजर आईडी व पासवर्ड को अगर हम प्रमाणित करें, वेरीफाई करें, उस प्रोसेस को कहते हैं ऑथेंटिकेशन। क्या कहते हैं? ऑथेंटिकेशन। प्रमाणीकरण की प्रक्रिया। अगर यूजर आईडी सही है तो आपका प्रमाणीकरण, अगर नहीं है तो अनऑथराइज एक्सेस। अनऑथराइज यूजर लिख के आ जाता है। तो ये छोटे से हमारे कुछ टर्म्स हैं ईमेल के जो जनरली पूछ सकता है। अब हमें ईमेल अकाउंट बनाना है तो ईमेल अकाउंट का एक हमें क्या जरूरत पड़ेगा? एड्रेस। क्या जरूरत पड़ेगा? एड्रेस। और ईमेल एड्रेस जो होता है उसके 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2। ये पूछा जा चुका है फर्स्ट ग्रेड में ऑलरेडी। ईमेल अकाउंट के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। पहला, यूजर नेम। कौन सा है? यूजर नेम। ये ऑलरेडी आपके पूछा है, HM के एग्जाम में पूछा है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा है। सेकेंड वन इज डोमेन नेम। 2 भाग में हमारा ईमेल एड्रेस बनता है। कितने भाग में? 2 भाग में ईमेल एड्रेस बनता है। पहला यूजर नेम और दूसरा डोमेन नेम। अब मान लो कोई उदाहरण लेता हूँ, XYZ123 @gmail पर बना रहे हैं। किस पर बना रहे हैं? जीमेल पर। तो gmail.com। तो ये XYZ ये तुम्हारा क्या हो गया? यूजर नेम। और gmail.com क्या हो गया? हमारा डोमेन नेम। क्या हो गया? हमारा कनेक्टिंग सिंबल। क्या हो गया? कनेक्टिंग सिंबल। तो सर ये जीमेल और ये क्या है? ये वो क्लाइंट है, वो सर्विस प्रोवाइडर है जो मेल करने की हमें सुविधा प्रदान करते हैं। अब जीमेल किसका है? गूगल का। किसका है? गूगल का। ऐसे याहू मेल, रेडिफ मेल, हॉटमेल, पोकोमेल,
आउटलुक मेल, ऐसे अलग अलग क्लाइंट हैं जो मेल करने की हमें क्या देते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। किसकी? मेल करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इनको कहते हैं मेल क्लाइंट। क्या कहते हैं? मेल क्लाइंट, जो हमें मेल करने की सुविधा प्रदान करते हैं। मेल तो एक क्या है? प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस, जिसमें सूचनाओं को दो कंप्यूटर्स के बीच में इंटरनेट के माध्यम से क्या किया जाता है, सरल तरीके से भेजा व प्राप्त किया जाता है। अब हमने देखा ईमेल अकाउंट के दो भाग होते हैं, तो पहला यूजर नेम और दूसरा डोमेन नेम। के लिए बात सबको। अब कहते हैं मेल अकाउंट हमें खोलना है। क्या करना है? मेल अकाउंट अगर हमें खोलना है तो मेल अकाउंट का जो भी स्टोरेज एरिया होता है, जहाँ पर पूरा सूचनाओं को क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं, जो स्टोरेज एरिया होता है उसको मेल बॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेल बॉक्स कहा जाता है। ईमेल अकाउंट के स्टोरेज एरिया को मेल बॉक्स कहा जाता है। ईमेल अकाउंट के स्टोरेज एरिया को मेल बॉक्स कहा जाता है। ईमेल अकाउंट के स्टोरेज एरिया को मेल बॉक्स कहा जाता है। चोरी का खुल रहा है क्या? तुरंत खुला होगा तो। अरे सब यूज करता है, मुझे पता है। नहीं नहीं, खुलवा मैं। चलो, खुला हुआ नहीं, मैं सोचे खुला हुआ होगा इसमें, अपन यूज कर ले। तुम्हारा कहाँ गया लिखा हुआ? क्या हो गया? इतनी मेहनत से लिखा हुआ वापस चला गया क्या? विंडोज में नहीं लेता है। ध्यान दें, ध्यान दें। और एक्चुअली क्या है, हर पैनल का अलग अलग कहानी होता है ना, हर पैनल में अलग अलग फीचर्स होते हैं। तो मैं आपको एक बात बता रहा था, मेल अकाउंट का, जहाँ भी मेल अकाउंट में पूरा डेटा स्टोरेज किया जाता है, तो स्टोरेज एरिया, क्या बोलेंगे उसको? स्टोरेज एरिया ऑफ मेल अकाउंट। स्टोरेज एरिया ऑफ मेल अकाउंट। मेल अकाउंट का जो भी संग्रहण क्षेत्र है, मेल अकाउंट का जो भी संग्रहण क्षेत्र है, उसे मेल बॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेल बॉक्स कहा जाता है। ईमेल अकाउंट के संग्रहण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मेल बॉक्स, जहाँ सारी सूचनाओं को हम स्टोर करते हैं। अगर मैं मेल अकाउंट के एलिमेंट्स की बात करूं, किसकी बात करूं? एलिमेंट्स ऑफ मेल अकाउंट। अगर मेल अकाउंट के एलिमेंट्स की मैं बात करूं, तो ध्यान दें, अगर हमें मेल करना है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कंपोज। क्या कहते हैं? कंपोज। मेल करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंपोज कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोज। अब इसमें एलिमेंट्स आते हैं हमारे, क्या आते हैं? एलिमेंट्स। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं? एड्रेस, यानी टू।
यानी जिस भी भेजा जा रहा है उसका क्या लिखेंगे, मेल एड्रेस। क्या लिखेंगे, मेल एड्रेस। जिसको भी आप मेल भेजना चाह रहे हो तो उसका क्या लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं। उसके बाद हम लगाते हैं सीसी और बीसीसी। अब सीसी और बीसीसी जो होती है वो कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन होती है। कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी, दोनों में अंतर क्या है कि हम सिंपली सब चाहते हैं सारे यूजर्स के अकाउंट किस किस को कितना मेल भेजा है उस सबका कार्बन कॉपी हमारे अकाउंट में सेव रहे एक साथ भेजने पर। कैसे, एक साथ भेज, सिंगल भेजने पे तो रह ही रहा है, लेकिन अगर एक साथ में सबको मेल भेजूँ मैं आपको तो सबका एक एक कार्बन कॉपी मेरे अकाउंट में सेव रहे। दूसरा, मैं भी ये चाहता हूँ कि भेजूँ सबको एक साथ ही सारे मेल अकाउंट आप सबको, लेकिन मैं चाहता हूँ आपस में एक दूसरे को पता ना चले कि मैंने मेल आपको भेजा है। तो हम क्या करते हैं, मेल एड्रेस को छुपा देते हैं, हिडन कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बीसीसी में तो जिसको भेजा है उसी को उसका मेल अकाउंट दिखता है, दूसरे का मेल अकाउंट नहीं दिखता एक साथ भेजने पर। किस पर, एक साथ भेजना। तो प्राइवेसी कंसर्न के लिए हम बीसीसी का क्या करते हैं, यूज करते हैं। पर प्राइवेसी कंसर्न के लिए किसका यूज करते हैं, बीसीसी का यूज करते हैं। तो आपको आपका ही मेल अकाउंट दिखाई देगा, दूसरे का मेल अकाउंट दिखाई नहीं देगा। तो हम उसके लिए क्या इसका प्रयोग करते हैं, बीसीसी का प्रयोग करते हैं। अब जिस विषय में, जिस सब्जेक्ट पर आप मेल भेजना चाह रहे हो तो उसका सब्जेक्ट लिखते हो, सब्जेक्ट को बोलेंगे टाइटल। क्या बोलेंगे, टाइटल। किस विषय पर आप सब मेल भेजना चाहते हो। अब उसके बाद जो भी कुछ फाइल अटैच करना चाहते हो तो क्या आएगा, अटैचमेंट्स। क्या आएगा, अटैचमेंट। और फाइल को क्या कर दो, अटैच कर दो, और हमारा डेटा को क्या किया जाता है, सेंड कर दिया जाता है। और नीचे क्या आएगा, सेंड टू। क्या आएगा, सेंड को। मेल को क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। अब ये जो मेल अकाउंट होता है इसका स्टोरेज जो एरिया होता है वो जनरली 15 GB होता है। कितना जीबी होता है, 15 GB। जो भी हमारा स्टोरेज एरिया होता है वो जनरली कितना होता है, 15 GB होता है। तो क्या 15 GB से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, हाँ बढ़ा सकते हैं, पेमेंट करना पड़ता है। 15 GB तक एक मेल अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है, और उसके बाद इसको अगर इसका साइज बढ़ाना है तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो मेल अकाउंट का स्पेस भी हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आफ्टर दैट हम कहते हैं कि कुछ मेल्स प्रमोशन के फॉर्म में चलती हैं। किसके फॉर्म में, प्रमोशंस के फॉर्म में। आप चाहते नहीं हो फिर भी वो आपको पास आ जाती हैं, तो ऐसी मेल्स को अनसॉलिसिटेड मेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अनसॉलिसिटेड मेल्स कहते हैं। हिंदी में अवांछित या अनचाही मेल्स कहते हैं। अवांछित या अनचाही मेल कहते हैं जिन्हें स्पैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पैम। आप चाहते नहीं हो लेकिन लोग प्रमोशन के लिए क्या करते हैं, इसको भेजते हैं। वो क्या कहलाती है, स्पैम कहलाती है। और मेल करने की जो सुविधा हमें प्रदान कर रही है संस्थाएं उन्हें क्या कहते हैं, मेल क्लाइंट्स। क्या कहते हैं, मेल क्लाइंट। तो ध्यान दें, एक छोटा सा प्रोसेस है ईमेल जिसका हम यूज करते हैं, और इंटरनेट हमें इस प्रकार की क्या देता है, फैसिलिटी देता है। तो ईमेल एक प्रक्रिया है जिसमें इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर्स की सूचनाओं का क्या किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ईमेल कहते हैं। और ईमेल के कुछ बेसिक छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं ये आपको लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन में लिखाऊंगा, यूजर आईडी पासवर्ड का वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या है, ऑथेंटिकेशन है। ईमेल की डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, एक लाइन लिख लो, हेडिंग डालें, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल। एक और आता है ईमेल सिग्नेचर। आपका सिग्नेचर फिक्स कर लो, और आपका नाम जो भी आपकी पोस्ट है वो हर मेल में क्या होगा, सेंड किया जाएगा। तो ईमेल सिग्नेचर का भी यूज करते हैं, वो आपकी आइडेंटिटी हो गई। क्या हो गई, आइडेंटिटी। जैसे नीचे लिखते हैं ना किसने मेल भेजा है, तो ईमेल सिग्नेचर बना लो अपना परमानेंट। जैसे आपका कोई भी नाम है XYZ, फुल लेक्चरर, कहाँ हो पोस्टेड, उसका नाम, आपका मोबाइल नंबर, ये बन गया सिग्नेचर। तो जब भी जिसको मेल भेजोगे आप परमानेंट, तो ऑटोमेटिक सब में वही जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो हमारा सिग्नेचर भी हम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सिग्नेचर। और सिग्नेचर मतलब नहीं है वो साइन कर दिया, सिग्नेचर मतलब ईमेल का पूरा ड्राफ्ट, मतलब आपकी डिटेल जो भी आप नाम है, और आप बनाओगे आगे जब जाओगे, और आपके काम आएगा। बिना ईमेल के कोई भी पॉसिबल नहीं है कोई भी काम करना। आप जब भी आगे सर्विसेज दोगे हमारे आने एजुकेशन में, तो आपका ईमेल अकाउंट यूज होगा ही होगा, और आप फिर अपना सिग्नेचर बनाओगे कौन ने किसको मेल भेजा। अभी तो हम जनरल वे में भेज देते हैं, लेकिन जब आइडेंटिटी मिल जाएगी आपको, अभी आइडेंटिटी थोड़ी हमारे पास, कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, लेकिन जब आइडेंटिटी मिल जाएगी तो फिर आपका आपका ईमेल सिग्नेचर बनाना पड़ेगा। क्या बनाने पड़ेगा, ईमेल सिग्नेचर। तो उसमें आप अपना सिग्नेचर में कुछ भी लिख दो, भाई सीनियर स्केल में हो, जूनियर स्केल में हो, फर्स्ट के लेक्चरर हो, कौन से स्कूल में पोस्टेड हो, आपका मोबाइल नंबर,
ये 3-4 चीज़ें अपने आप को आइडेंटिफाई। क्लियर बात सबको? तो लिखो ईमेल। देखो, इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर्स से बीच, इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर्स के 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 बीच सूचनाओं को, इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर्स के बीच सूचनाओं को आदान प्रदान करने की तकनीक, सूचनाओं को, एक मिनट रुकना, सूचनाओं को सरल व साधारण रूप से, सूचनाओं को सरल व साधारण रूप से, सूचनाओं को सरल व साधारण रूप से, सूचनाओं को सरल व साधारण रूप से आदान प्रदान करने की तकनीक, आदान प्रदान करने की तकनीक, आदान प्रदान करने की तकनीक मेल है, आदान प्रदान करने की तकनीक मेल है, या प्रक्रिया मेल है, बात एक की है। अब लिख दो इन पॉइंटों को। इन्वेंटर खोज करता है आर टॉमलिंसन, नेटवर्क का उपयोग होगा आरपानेट, प्रोटोकॉल यूज होंगे एसएमटीपी, पीओपी, पीजीपी, नया अकाउंट खोलने की प्रक्रिया साइन अप, खुले हुए अकाउंट और बने हुए अकाउंट को खोलने की प्रक्रिया साइन इन, मेल अकाउंट से बाहर आने की प्रक्रिया साइन आउट, आईडी व पासवर्ड को वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया ऑथेंटिकेशन। आईसी और आईसीटी ऑलमोस्ट सबका रेडी हो गया है, तो वो उम्मीद करता हूँ। एक दो नोट्स मुझे देने हैं, बस वो आजकल मैं प्रोवाइड करा देता हूँ प्रिंट आउट करके। और अपना आईसीटी सेक्शन क्या हो गया पूरा कम। ये लास्ट वाला मत लिखना, ये मैं लिखाऊंगा, यूजर आईडी पासवर्ड वाला। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना किसी को? बताओ, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? नेक्स्ट, यूजर आईडी व पासवर्ड को, यूजर आईडी व पासवर्ड को यूजर आईडी व पासवर्ड को वेरीफाई, वेरीफाई यानी प्रमाणित करना, यूजर आईडी व पासवर्ड को वेरीफाई, यूजर आईडी व पासवर्ड को वेरीफाई करने की प्रक्रिया या प्रमाणित करने की प्रक्रिया, यूजर आईडी व पासवर्ड को प्रमाणित करने की प्रक्रिया ऑथेंटिकेशन है, ऑथेंटिकेशन है। अब क्या यूजी सेट में आया था कि मेल का क्वेश्चन? बढ़िया, मेल का क्वेश्चन आया था क्या यूजी? याद नहीं है? हे भगवान, यूजी नेट में थोड़ी आया। अरे 5-7 ही तो क्वेश्चन आते हैं इस बार, शायद आया होगा, क्योंकि मेल का क्वेश्चन तो फिक्स है आता है। चलें आगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो, ईमेल एड्रेस के दो भाग होते हैं, ईमेल एड्रेस के दो भाग होते हैं,
ईमेल एड्रेस के दो भाग होते हैं। कितने लोगों ने दिया आपने वैसे यूजीसी नेट इस बार? नहीं दिया? दिया सबने, पता नहीं रहे। अरे इस बार बहुत अच्छा हो गया है, पीएचडी के लिए थर्ड ऑप्शन बना दिया है भाई। पहले तो जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, और अब थर्ड पीएचडी वाला सेक्शन ओपन कर दिया है। तो जिसका भी एटलीस्ट पीएचडी मेहनत की है तो पीएचडी में तो क्वालिफाई हो ही जाओगे, जेआरएफ वगैरह नहीं मिलेगा तो। और जब भी अगर पीएचडी क्वालिफाई होता है तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से उस स्कोर कार्ड के बेसिस पर पीएचडी में एडमिशन लगा देना, टाइमली रहते रहते। तो पढ़ते पढ़ते हो जाती है तो हो जाती है, नहीं बाद में नहीं होती। और ये कंपलसरी है आने वाले टाइम में। सुनने में आ रहा है नया एजुकेशन पॉलिसी भी आने वाला है अभी, जस्ट अभी, और चेंजेज होगा। तो हो सकता है 10वीं बोर्ड ख़त्म कर दें। हाँ, फ्री में कौन कोई चीज़ दुनिया में होती नहीं है। वो तो उसके लिए फिर जेआरएफ करो गुड़िया। जब 42,000 रुपये मिलेंगे, 32 से अब 42 बढ़ गए, वो पैसे बढ़ गए हैं, 42 हो गए हैं। हाँ हाँ, वो कटते भी हैं, पूरे नहीं आते। तो ध्यान दें। तो वो स्टीफंड मिलता है उसको आपके खर्चे के लिए। तो जिनका भी अगर यूजीसी नेट क्वालिफाई हो जाए तो अच्छी सी यूनिवर्सिटी देके पीएचडी में लगा देना। कहने का मतलब ये है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते पीएचडी होते हो जाएगी, गैप लग के करोगे तो फिर नहीं होगी। ये ध्यान रखना। और आने वाले टाइम के लिए जब ये पॉलिसीज आ रही हैं तो ये तय मान लेना, अगर पढ़ाना है तो पीएचडी कंपलसरी करेंगे। ये श्योर, अभी भी कंपलसरी है ऐसा नहीं है, लेकिन अभी तो थोड़ा चल रहा है, एडजस्टमेंट हो रहा है। क्योंकि मेरे अभी डॉक्यूमेंट कहीं लग रहे हैं कॉलेज में, तो चल रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में ये सब नहीं चलेगा। समझ रहे हो आप बात सबको? तो वो बहुत ज़रूरी, और टाइमली होगी तो हो जाएगी, बाद में हम नियम बदलेंगे। और अभी मैं थोड़ा पढ़ रहा था कहीं पे, कल परसों ही पढ़ रहा था, आने वाले टाइम में ये जो एनईपी आया है इसमें भी और अमेंडमेंट होगा। 10th बोर्ड को कंप्लीट करेगा और 18 साल का नहीं हो जाएगा जब तक 12th कंप्लीट नहीं कर सकता। ऐसा सजेशंस लोगों ने दिया और ये हो सकता है इम्प्लीमेंट भी हो जाए। उस कंडीशन में फिर क्या है, क्वालिफाई चीज़ों को ढूंढा जाएगा। क्योंकि जो भी शिक्षा निदेशालय है, हमारा शिक्षा मंत्रालय जो भी है हमारे भारत सरकार का, उसमें लोगों ने सजेशंस दिए हैं कि हम एजुकेशनल में बहुत पिछड़े हुए हैं। कुछ ही एरिया हैं जो वेल क्वालिफाइड है, जैसे केरल, अगर इंडिया में बात करें तो केरल वाला एरिया। हमारे राजस्थान में कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस, जैसे कोटा, धीरे धीरे सीकर हो गया, अब उदयपुर हो रहा है। इसके अलावा और ज़िले तो फेमस ही नहीं है शिक्षा के लिए। तो ऐसे इन सब चीज़ों, ये अपने स्टेट की बात कर रहे हैं, और ऐसे हर स्टेट का फिर एक पॉलिसी बनाया है। तो आने वाले टाइम में एजुकेशन का लेवल तो बढ़ेगा। ठीक है। मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करूँ, मैं क्यों ढूंढता रहता हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट खाली पड़ा है। ठीक है। तो वहाँ नहीं है कोई लेक्चरर, और जो पहले लगा रखे थे कॉन्ट्रैक्ट पे, वहाँ एमसीए वगैरह जो होता है वो एसएफएस पे चलता है, सेल्फ फाइंडिंग सीट पे। तो जिन लोगों को लगाया था वो छोड़ छोड़ के चले गए, खाली पड़ा है इस समय। तो आने वाले टाइम में जब भी समीक्षा होगी यूनिवर्सिटी की, राजस्थान यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ, तो वैकेंसीज के रिक्रूटमेंट में जाएंगी। और 2013-14 में भी ऐसा हुआ था, तब कॉन्ट्रैक्ट पे लगाया था लोगों को। मैंने भी दिया था उस समय, लेकिन उस समय हमारे पास इतनी डिग्रियाँ नहीं थी, बस देने गया था, पीएचडी वगैरह नहीं था, लेकिन जिनका था उनका हो गया। तो अब वो कह रहे हैं कि अब वापस से समीक्षा होगी। तो जैसे अपने पास कई अंडर, मतलब क्या होता है ना, ऑन गोइंग वाले भी कंसीडर कर लेते हैं, छोटे मोटे कॉलेज वाले होते हैं, ऑन गोइंग वाले भी कंसीडर कर लेते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत वेल एंड गुड हो जाता है भाई, जब तक नई नौकरी लगे तब तक हमारा एक एरिया हो जाता है, और इसी इसी फील्ड में अपना करियर बनाना है तो उसी फील्ड से रिलेटेड अपन को काम करना शुरू कर देना चाहिए। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कंपटीशन पढ़ा रहा हूँ, चलो अपना अर्निंग सोर्स है ओके, लेकिन इसमें करियर थोड़ी है ज़्यादा। आने वाले टाइम में डाउनफॉल में जा रहा है, जैसे धीरे धीरे चल रहा है, इतना ग्रोथ नहीं है। एक टाइम था कोचिंग इंडस्ट्री में टीचर्स को 12 घंटे 13 घंटे काम रहता था, फ्री रिमाइंड रहता था। तो ठीक है, पुराने आदमी जो मिल जाती है क्लासें, नए वालों की स्थिति बहुत ख़राब है, और मार्केट डाउनफॉल में है। तो आने वाले टाइम में मैं भी सोचता हूँ कि इस लाइन को स्विच करके उधर चला जाए। भाई गवर्नमेंट में हो जाता तो बहुत वेल एंड गुड है ही भाई, फर्स्ट ग्रेड में हो जाता है एडब्ल्यूएस में तो बहुत बढ़िया है। नहीं होगा तो फिर कॉलेज लाइफ में जाए। और कॉलेज एजुकेशन भी इतना खतरनाक हो गया है, अच्छे कॉलेज हैं वही पैसे दे रहे हैं, बाकी तो 20-30 हज़ार ही देते हैं। ये स्थितियाँ हो गई हैं। इसलिए अपने इस फील्ड में भी बहुत रिसेशन है, ऐसा लगता है। लेकिन उसके लिए अगर वेल क्वालिफाइड है, गवर्नमेंट लग जाता है तो बहुत वेल एंड गुड है, फिर तो कोई इसकी जरूरत ही नहीं है। और साथ में गवर्नमेंट वाले को भी इच्छा इतनी है कि साथ में साइड बाई साइड ये भी चल रहा है, साइड बाई साइड ये चलता है। लेकिन अपने आप को पहले उसके लिए कैपेबल तो बनाए। कैपेबल के लिए सबसे पहले भाई यूजीसी नेट आप लोगों ने दिया, आप में से कई बच्चों ने,
भाई नहीं होगा क्वालिफाई, कोई मान लो, नेक्स्ट टाइम फिर कंटिन्यूस दो। लोग तो देते ही रहते हैं, 3 3 बार 4 4 बार नेट क्वालिफाई कर लेते हैं JRF तक के लिए। और ऐसा नहीं है JRF में पैसे मिलते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट होगा, यूजीसी का एप्लीकेशन नंबर आएगा तभी पैसे आते हैं, ऐसे JRF करने से पैसे नहीं आते हैं। समझ में आई बात सबको? और वो JRF असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD के लिए क्वालिफाई हो गए तो लोग देते रहते, JRF जल्दी से क्लियर नहीं होता, कट ऑफ आता है तो वो पैसा मिलता है। तो इस ये मत सुना कि 43,000 42,000 क्लियर करते ही मिल जाएंगे, तो उसके लिए अपन को करना पड़ता है। ये जो PhD वाला सिस्टम क्या है, इससे अच्छा फ़ायदा क्या मिला है पता है आपको? 6 महीने का कोर्स वर्क होता है, वो फ्री हो जाता है, वो करना नहीं पड़ेगा आपको। ये 6 महीने का कोर्स वर्क करना पड़ता है, जिसमें आपका एक रिसर्च मेथड पेपर होता है वो पढ़ना पड़ता है, आपका एक सब्जेक्ट का 2 मूक पेपर पढ़ने पड़ते हैं जो आपके सब्जेक्ट के होते हैं, और एक एथिक्स का पेपर पढ़ना पड़ता है, 4 पेपर पढ़ने पड़ते हैं, तब जाके वो कोर्स वर्क कंप्लीट माना जाए। अगर आपने वहाँ क्वालिफाई कर लिया तो वो कोर्स वर्क आपके लिए एजम्पशन हो जाता है, आपको करना नहीं पड़ता। ये इतना फ़र्क होता है। और कोर्स वर्क किया भी अगर यूजीसी आपका अलॉटमेंट नहीं करती, तो कंपलसरी होता है, मार्कशीट आती है, बाकायदा रिजल्ट आता है, पेपर निकलता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसी फील्ड में करियर बना लिया है, गवर्नमेंट में भी लग जाओ फर्स्ट ग्रेड, मान लो आपका इसी भर्ती में सिलेक्शन हो जाए, बहुत अच्छी बात है, पार्ट टाइम चलने दो, लेकिन कंटिन्यूस चलने देना। लेक्चरर बन गए फ्री हो गए ऐसा नहीं, तो लेके जाएं, क्योंकि मेरे को फील होता है कि शशि अगर तेरे को इसी फील्ड में आना था, बहुत टाइम पहले ही कर लेना चाहिए था PhD, बहुत पीछे रह गए। क्योंकि एजुकेशन 2014 में मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो गया था, 10 साल बाद मैं PhD कर रहा हूँ, तो डिफरेंस है ना दोनों में। आपके साथ पढ़ते पढ़ते होगी तो हो जाएगी, और मैं मेरे साथ वाले जितने भी मैं देखता हूँ यार, लोग पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ ही है और जस्ट एनरोल हो गए, अब वो तो उन्होंने PhD, उनका करियर कहाँ जाएगा, कितना आगे जाएगा। और आगे जैसे आप एंटर होगे इस लाइन में, एजुकेशन लाइन में जाओगे, लेक्चरशिप में जाओगे, तो आपको बहुत ज़्यादा पता चलेगा कहाँ कहाँ क्या वैल्यू है, और बहुत बड़े लेवल तक लोग जाते हैं। ठीक है, अपना करियर स्टार्ट किया है तो टारगेट, हम लोगों की इंडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, हमारा डिसाइडेड ही नहीं होता हमें करना क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इतना। और इस स्पेशली उनका जो ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमें तो बस वो है देख लिया करना है। और जो हम देखते हैं ना अदर कंट्रीज में, या पढ़े लिखे लोग जिन्हें ओपन पैसा, उनका एम फिक्स रहता है, भाई मेरे को बजाने वाला बनना है तो बजाने वाला ही बनेगा वो। सही बता रहा हूँ आपको, लोग देखना, लोग अपन उनको पागल कहते हैं, लेकिन उनका एम फिक्स है, किनको क्रिकेटर बनना है, क्रिकेटर बनना है। हम लोग ऐसे हैं जो बन जाएंगे ठीक है देखा जाएगा, और जब समझ में आता है जब तक बहुत टाइम निकल चुका होता है, हमारा एम करियर डिसाइड नहीं होता। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे इकोनॉमिक रूरल वाले स्टूडेंट्स के लिए, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हमारा एम ही डिसाइडेड नहीं है। हमारा कॉलेज निकल जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन निकल जाता है, जब समझ में आता है अच्छा कुछ करना है हमको, तब तक टाइम नहीं, जो करने का टाइम है वो तो निकल चुका होता है। फिर हम क्या होता है भचीट खाते रहते हैं, फिर फिर नौकरी को लगाते हैं, हाँ भाई अब लगना है, फिर जोश आ जाता है ना, टाइम से लग जाता है तो उसका करियर ही अच्छा होता है। तो मैंने देखा है ऐसा बहुत लोगों में, मेरी जो कजिन सिस्टर है जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया उसने MNIT फिजिक्स से, 2016 वाली भर्ती का टाइम पे ही, 15 में या 16 में पास आउट हुई थी MSc, और गोल्ड मेडलिस्ट थी वो वहाँ से फिजिक्स ऑनर्स में, 83 84% के आसपास पास आउट हुआ। उसको फिक्स था कि मुझे लेक्चरशिप में जाना है, इधर MSc हुई और उधर फर्स्ट ग्रेड में नंबर आ गया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, और एक ही तैयारी करी पहली, साथ के साथ UGC नेट भी क्लियर हो गया, और अभी बढ़िया प्रिंसिपल हो गई है फिलहाल तो। ये आपके अलवर में एक जगह है लक्ष्मणगढ़, वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल हो गई है, उसी जगह पोस्टेड और वहीं लेक्चर हो, और मेरे से छोटी है, प्रिंसिपल है, फिर अंदर है ना, एम डिसाइडेड था मुझे बनना है, इसलिए आप लोग भी डिसाइड रख के रखो लेक्चरशिप पे जाना, दैट्स इट, ओके। ठीक है, तो ईमेल अकाउंट के 2 भाग होते हैं, पहला यूजर नेम और दूसरा डोमेन नेम, 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 अपना अपना मेल अकाउंट लिख देना। अरे ये तो उदाहरण के लिए था है, अपना अपना लिख लो, याद ही नहीं है? अरे मेल अकाउंट तो है ना सबका,
कोई मेरे से बोला ही नहीं है बताओ, कोई मुझे झूठ बोल के बताओ। अरे मोबाइल ही खरीदा होगा तो उसने मेल अकाउंट बनाया ही होगा भाई। फेसबुक तो चलाते ही होगे, मेल एड्रेस होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेल अकाउंट ना हो आपका। चलो करें कंप्लीट फटाफट से। नेक्स्ट, आगे चलें। लिखो, ईमेल अकाउंट के स्टोरेज एरिया को मेल बॉक्स कहा जाता है। ईमेल अकाउंट के स्टोरेज एरिया को मेल बॉक्स कहा जाता है। ईमेल अकाउंट के स्टोरेज एरिया को मेल बॉक्स कहा जाता है। ईमेल अकाउंट के स्टोरेज एरिया को मेल बॉक्स कहा जाता है। मेल बॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट, मेल बॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट, अनसॉलिसिटेड मेल्स को स्पैम कहते हैं। हिंदी में अनवांछित लिख लेना, अवांछित। अनसॉलिसिटेड मेल्स को स्पैम कहा जाता है। अनसॉलिसिटेड को हिंदी में लिखना अवांछित, या शुद्ध बताऊं तो अनचाही। पर अनसॉलिसिटेड ही लिखा आएगा एग्जाम में भी, इसको भी हिंदी में लिखेगा। अनसॉलिसिटेड मेल्स को स्पैम कहा जाता है। रीट में आया हुआ है पिछली बार। अनसॉलिसिटेड मेल्स को स्पैम कहा जाता है। रीट क्या है, वो हल्के में ले रहे हो तुम रीट को? बहुत से लोगों का, आपका तो क्लियर होगा ना, कईयों का मेंस तो अगस्त सितंबर में होगा आराम से, फर्स्ट ग्रेड के बाद। तब दे लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अनसॉलिसिटेड मेल्स को स्पैम कहा जाता है। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ मेल। मेल अकाउंट के बेसिक तत्व। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मेल, मेल के बेसिक तत्व। मेल के बेसिक तत्व। मेल के बेसिक तत्व लिख दो, इनको कंपोज करते हैं और ये एलिमेंट्स। चलो इसके बाद हम पेडागोजी स्टार्ट करते हैं। बहुत है, आईसीटी में काफ़ी पढ़ लिया है। जो जो सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट कवर है। क्वेश्चंस का पैरामीटर डिसाइड हुआ, कुछ आइडिया लगा? पेडागोजी फोर्थ सेक्शन से, सेकंड पेपर में पेडागोजी पढ़ा रहे हैं अभी सर कोई आपको साइकोलॉजी से? एक बार डिस्कस करना सर कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या क्या करें? 20 आएंगे? हाँ वो तो अंडरस्टूड है, 10 इधर चले गए तो 20 इधर ही रह गए ना। और 20 आ गए तो 10 भी हो सकते हैं अपने। 10 हो जाए तो बहुत बचे, बल्ले बल्ले तुम्हारी लोगों की। सही हो जाएंगे क्वेश्चंस, पर मुझे नहीं लगता। 8 10 नहीं, हाँ 5 5 तो मान के चलो। पर एक कम्युनिकेशन भी है ना आप लोगों का। अब देखो कितना है, संसद डिपार्टमेंट में तो 15 लिखा हुआ है, यहाँ पता नहीं। हाँ देखें, कोई बात नहीं, जितने भी आए अपने सही होंगे, बस बात खत्म। लोड लेने की जरूरत क्या है। चलो देखें, आईसीटी हो गया बंद। आईसीटी हो गया बंद। अब वो निकालो पेडागोजी का जो मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था आपको, एक पेज। समझ लेना आज थोड़ा। निकाल लिया क्या? अब समझ आए भैया, 10 मिनट समझना है, फिर कल लिखने लिखने का कार्यक्रम रहेगा, समझें।
हमने कहा सूचनाओं को आदान प्रदान करना कम्युनिकेशन कहलाता है। वो किसी न किसी माध्यम से होगा। क्या होगा? माध्यम से। और माध्यम से होगा, उस तकनीक को हम कहते हैं आईटी। क्या कहते हैं? आईटी। और माध्यम हो गया कम्युनिकेशन। तो क्या बोला? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वो एक तकनीक बनी जिसमें हम कम्युनिकेशन करके सूचनाओं का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। पहले दिन सबसे पहले एक डायग्राम बनवाया था, वही लिखाया था पहली पहली क्लास में, आप देख सकते हो स्टार्टिंग में, डे 1। उसके बाद हमने कहा इस आईसीटी का जो बेस बनेगा वो हमारे लिए क्या बनेगा? इंटरनेट और नेटवर्क, और साथ में कंप्यूटर। तो वही हम अभी तक पढ़ रहे थे। तो ये आईसीटी को हमने क्या कर दिया? पूरे सेक्शन को ऑटोमेटिक क्या कर दिया? ये वाला सेक्शन क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब दूसरा आया पेडागोजी। क्या आया है? पेडागोजी। अगर हम टीचिंग करना चाहते हैं, शैक्षणिक ज्ञान को आदान प्रदान करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? पेडागोजी शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी कि शिक्षण शास्त्र, जिसमें हम शिक्षा का या ज्ञान का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, ज्ञान का आदान प्रदान किया जाता है। इस प्रकार की तकनीक क्या कहलाती है? पेडागोजी कहलाती है। क्या कहलाती है? पेडागोजी। मैंने डेफिनेशन लिखा ही है आपको बाकायदा, पेडागोजी क्या है? सूचनाओं का या ज्ञान का आदान प्रदान करना क्या है? पेडागोजी है। क्लियर है बात सबको? आफ्टर दैट, सूचना तकनीकी संसाधनों के द्वारा किया जाए तो वो क्या है? आईसीटी पेडागोजी। वो क्या है? आईसीटी पेडागोजी। क्लियर? अब इससे हमारी एक तकनीक बनी। क्या बनी? तकनीक। सूचना व संचार तकनीकी के संसाधनों के द्वारा शिक्षण कार्य को किया जाता है, तो वो आईसीटी पेडागोजी कहलाती है। अब इससे हमारी एक तकनीकी बनी, वहां तो आईसीटी बनी कम्युनिकेशन से, और यह शिक्षण शास्त्र एक तकनीकी बनी शैक्षणिक तकनीकी। क्या बोला? शैक्षणिक तकनीकी। जो किससे करना है? सूचना व संचार तकनीकी के संसाधनों से करना है। तो उसको मैंने क्या बोल दिया? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। आईसीटी पेडागोजी बोलो या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बोलो, बात एक ही है। क्लियर? पहले जो बात कर रहे थे हम आईटी के रेफरेंस में बात कर रहे थे, अब पूर्णतः बात करें शैक्षणिक संदर्भ में, पेडागोजी के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? पेडागोजी। अब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का अगर मैं बात करूं, तो शैक्षणिक तकनीकी वह शाखा है जिसमें हम कोई भी तकनीकी संसाधन, इंजीनियरिंग या प्राकृतिक विज्ञान, जो भी नेचुरल साइंस है हमारा वो, और साथ में बिहेवियर, इनका यूज कर ले, तो इस प्रकार की तकनीकियाँ क्या कहलाती है? शैक्षणिक तकनीकी या एजुकेशनल तकनीकी कहलाती है। बात समझ में आई? किस किस का यूज करें? आईटी संसाधनों का, इंजीनियरिंग की शाखा का, प्राकृतिक विज्ञान का, नेचुरल साइंस का, साथ में साथ बिहेवियर साइंस का यानी पेडागोजी का, साइकोलॉजी का। अगर इन चारों का अध्ययन किया जाए तो हमारी क्या बन जाती है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बन जाती है, शैक्षणिक तकनीकी बन जाती है। अलग अलग वैज्ञानिक आए, अलग अलग वैज्ञानिकों की मत हुए, और मैं पिछले बार से देख रहा हूँ, पिछली भर्ती में बहुत सारे साइंटिस्ट पूछे थे आपके एग्जाम में। तो साइंटिस्टों को भूलना नहीं है, मैं लिखाऊंगा। जैसे आपके प्राइमरी, मैंने अभी भी साइंटिस्ट नहीं लिखा, लास्ट में एक साथ लिखाऊंगा। प्राइमरी लेवल भी किसी ने दिया है, मिडिल लेवल भी किसी ने दिया है, और अपर लेवल भी किसी ने दिया है। ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं। लेकिन साइंटिस्टों की चर्चा हम एक साथ करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन साइंटिस्ट का आना लगभग तय है आपके। तो वो जो फिक्स है वो हम लास्ट में एक साथ देखेंगे कि कौन सा साइंटिस्ट किसने क्या डिफाइन किया। लेकिन अब इतना सा जान ले कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सूचना व संचार तकनीकी के संसाधनों के द्वारा बनी। किसके द्वारा? सूचना व संचार तकनीकी के द्वारा। अब उसको टेक्नोलॉजी बोल दो, इंजीनियरिंग बोल दो, नेचुरल साइंस बोल दो, और पेडागोजी तो है ही, साइकोलॉजी तो है ही। अब हम कहते हैं कि सबसे पहले ऐसी विचारधारा 1950 में, थ्योरी बता रहा हूं इसकी, 1950 में एक साइंटिस्ट थे बाइमर। क्या थे? बाइमर। इंग्लैंड के थे वो। बाइमर साइंटिस्ट ने कहा कि सबसे पहले अगर आपको शैक्षणिक तकनीकी के द्वारा ज्ञान का आदान प्रदान करना है, 1950 में कहा, तो उसके लिए तकनीकी संसाधनों को बनाना पड़ेगा, तभी उस शैक्षणिक ज्ञान का क्या किया जाएगा? आदान प्रदान किया जाएगा। पेडागोजी तो 1950 में आई, 1980 में आई है। कब? 1980 में, जब गणित विषय को सबसे पहले इंप्लीमेंट करके पढ़ाया गया। लेकिन उससे पहले भी और रिसर्च हुआ है, वो ही बात बता रहा हूँ। और उससे पहले भी जाओ तो वो भी बता दूं, 1450 में। कब? 1450 में, जब इंटरनेट दुनिया के नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उससे पहले भी बता सकता हूँ। तो 1450 में जब गए थे, तो एक साइंटिस्ट थे हमारे जर्मनी के, गुटेनबर्ग। कौन थे? गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग ने कहा कि हम लोग छापे, जो छापा करते ना, छापे खाने या प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग, तो छापे खाने का उन्होंने आविष्कार किया था सबसे पहले, गुटेनबर्ग ने। तो उन्होंने वहां से इस कॉन्सेप्ट को हमने लिया 1950 में। जब भाई छापे छप सकते हैं, तुम्हारा ज्ञान भी छप सकता है। इस संदर्भ में उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा किसने? बाइमर ने। बाइमर इंग्लैंड का था। 1950 में सबसे पहले इस वर्ड का क्या किया? उसने प्रयोग किया कि तकनीकी के संसाधनों के द्वारा अध्ययन किया जा सकता है। समझ में आई बात सबको?
अब जब 1950 में हो गया तो 1980 में जाके अलग अलग वैज्ञानिक, कोई लीथ आया था, कोई कुलकर्णी आया था, उन्होंने अपना अपना मत दिया, लेकिन इस बात को प्रूफ किया हमारे गणित विषय ने कि तकनीकी संसाधनों के द्वारा गणना करना आसान होता है। क्यों किया कि सबसे पहले जब 1976 में सुपर कंप्यूटर बना था तो उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन की गई थी, और वहां से देखा जब कंप्यूटर कैलकुलेशन कर सकता है तो उसको पढ़ाया भी जा सकता है। तो हमारा शैक्षणिक शिक्षा शास्त्र बना और हमने पेडागोजी को तकनीकी संसाधनों के द्वारा गणित विषय से 1980 में उपयोग करना शुरू कर दिया, और यहां से हमारी आईसीटी पेडागोजी की क्या होती है, शुरुआत होती है। अभी तक आईसीटी के हमने इंटरनेट के बारे में 1960 बताया था, आरपानेट बना था। अब मैं किसकी बात बता रहा हूं, आपके पेडागोजी की बात बता रहा हूं। अब जब शुरुआत हो गई तो संसाधनों के रूप में हमने टेलीग्राफ बनाया। सबसे पहले क्या बनाया, टेलीग्राफ। फिर हमने मोबाइल बनाया, आपका टेलीफोन बनाया, टीवी बनाया, फोटोस्टेट मशीन बनाई, जो आपके जेरोक्स मशीन बनाई, मतलब फैक्स मशीन जिसको आप कहते हो। इस प्रकार के अलग अलग तकनीकी संसाधनों का उपयोग किया गया। आपके लेजर लाइट बनाई, लेजर किरणें बनाई, और फिर हमारा 20 सेंचुरी आ गया और हमने इसको पूर्णतः क्या करने लगे, उपयोग करने लगे। क्यों, तो हमारी 20 सेंचुरी में जाके, 20वीं शताब्दी में जाके हमारा कैमरा, वीडियो डिस्क, ऐसी चीज़ें हमारे बनना हो गई, और फिर हमने क्या किया, इनका यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। क्योंकि वहाँ तक तब तक एक तकनीक बन चुकी थी जिसको बोला आभासीकरण। क्या बोला, आभासीकरण, विजुलाइजेशन। और कैल और काई जो पढ़ते हो वो विजुलाइजेशन पे ही चलता है। किस पे चलता है, विजुलाइजेशन में। सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा कैल और काई को, क्योंकि एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, कोई ताकत नहीं रोक सकती। और ध्यान रखना, एक ही चीज़ बताता चलूंगा, 5 दिन की क्लास और बची है बस। कितने दिन की, 5 दिन की। और एक दिन में, एक दिन का एक टॉपिक है आपका। एक दिन में अप्रोच, एक दिन में कैल और काई, एक दिन में सिस्टम अप्रोच, एक दिन में फैसिलिटिंग फैक्टर। बस इतना सा है, समझना है। और अब उनको मजा आएगा जिनका आईसीटी कॉन्सेप्ट क्लियर है। जितने भी वर्ड मैंने बोला आईसीटी के रेफरेंस बोला, और वही रेफरेंस में किस में बोला हूँ, पेडागोजी के बोला हूँ। तो फैक्चुअल कंटेंट ज्यादा आने वाला है। कैसा आने वाला है, फैक्चुअल कंटेंट आने वाला है। आफ्टर दैट हमने कहा, जब रेडियो टेलीविजन जैसी चीजें बन गई हमारे बीच में, हम सबका उपयोग करने लगे, तो लोगों ने कहा यार इस शैक्षणिक तकनीकी को या शैक्षणिक ज्ञान को बढ़ाओ। तो लोगों ने कहा अप्रोच लगाओ। क्या लगाओ, अप्रोच। इनको पढ़ाने के लिए कोई संसाधन लाओ, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए संसाधनों का उपयोग करो। बोले क्या चाहिए, बोले हमारे कंप्यूटर में ऐसा कहते हैं जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनको हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्डवेयर। बोले हार्डवेयर अप्रोच लगा लो, क्या फर्क पड़ रहा है, उपागम कर दो हार्डवेयर से। क्या कर दो, उपागम। हार्डवेयर से क्या कर दो, उपागम कर दो। अब हार्डवेयर का सिलेक्शन किया तो शैक्षणिक तकनीकी का प्रथम स्टेप बना। बिना इन तकनीकी की संसाधनों के द्वारा हम शैक्षणिक कार्य नहीं कर सकते। अगर ये कैमरा ना हो तो क्या मेरी क्लास रिकॉर्ड हो सकती है, नहीं हो सकती। तो पहला जो स्टेप बना अप्रोच का, वो क्या बना, हार्डवेयर अप्रोच। क्या बना, हार्डवेयर। मैं इनको ही पढ़ाने वाला हूँ, डायरेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। क्या बना, हार्डवेयर अप्रोच। और हमने कंप्यूटर में पढ़ा है हार्डवेयर को क्रियाशील बनाने की सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। तो हम इन हार्डवेयरों को हमने उपयोग किया अप्रोच के रूप में। तो इनको इम्प्लीमेंट करना है, इनको प्रोसेस करना है, इनको चलाना है, तो हमका क्रियान्वयन करना है, तो हमें किसकी आवश्यकता होगी, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, सॉफ्टवेयर। किस रेफरेंस में, शैक्षणिक तकनीकी के रेफरेंस में। किसके, शैक्षणिक तकनीकी के रेफरेंस में। तो द्वितीय सेकंड स्टेप कौन सा बना हमारा, सॉफ्टवेयर अप्रोच। क्या बना, सॉफ्टवेयर। और हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमारे कंप्यूटर में कि डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन ने कहा है दुनिया में किसी भी प्रणाली का निर्माण कर लो, उसके 2 कंपोनेंट्स के लिए आवश्यकता होती है। कितने कंपोनेंट्स की, 2। तो ऐसे शैक्षणिक तकनीकी के लिए भी, शिक्षा के ज्ञान के लिए भी 2 कंपोनेंट हमने यूज किए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोच। क्या यूज किया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अप्रोच। और वहां वर्ड यूज करे थे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उपकरण। क्या यूज करे थे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उपकरण। और यहां यूज कर रहे अप्रोच। जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप बना किसका, शैक्षणिक तकनीकी का। किसका, शैक्षणिक तकनीकी का, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। अब जब दोनों को कंबाइंड किया, मेरा दिमाग में, ब्रेन में जो कुछ है वो ज्ञान और इन संसाधनों का उपयोग, दोनों को इंप्लीमेंट किया तो एक प्रणाली बनी। क्या बनी, प्रणाली। उस प्रणाली को ही कहते हैं सिस्टम अप्रोच। क्या कहते हैं, सिस्टम अप्रोच। 3 प्रकार से प्रोसेस होती है। उधर बनता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर की संरचना 3 इकाइयों से मिलकर बनती है, इनपुट आउटपुट, प्रोसेसिंग और मेमोरी, जो अलग अलग रूप में डेटा को प्रोसेस करती है। इनपुट लेती है, आउटपुट देती है, प्रोसेसिंग करती है, मेमोरी उसको संग्रहित करती है। ऐसे ही सिस्टम अप्रोच भी हमारे 3 प्रकार से चलती है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से सिस्टम अप्रोच चलता है। और उन 3 प्रकारों को आपको क्या करना है, डिटेल से पढ़ना है। सिस्टम अप्रोच कितने प्रकार से चलेगा, 3। कौन कौन सा,
सबसे पहले जो आपने सिस्टम बनाया है, जो सबसे पहले आपने सिस्टम बनाया है, इसको कहते हैं प्रणाली विश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रणाली विश्लेषण, सिस्टम एनालिसिस। क्या कहते हैं? सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम अप्रोच तक मैं पढ़ा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इनको लिखाऊंगा, फिर कल समझ समझ के लिखेंगे। जैसा आपको बता रहा हूँ कहाँ से क्या क्रिएट किया है। सिस्टम एनालिसिस। अब एनालिसिस की अगर बात करोगे तो क्या करोगे? अगर मेरे को पढ़ना है तो मैं क्या करूँगा? उद्देश्य निर्धारित करूँगा कि पेडागोजी पढ़ाऊंगा, इतने क्वेश्चंस आएंगे, और हमारा उद्देश्य क्या हो गया? निर्धारित हो गया। इन इन संसाधनों से पढ़ाऊंगा, ये मेरा उद्देश्य निर्धारित हो गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सिस्टम का एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं? एनालिसिस। दूसरा, फिर उसका एक डेवलपमेंट बनाते हैं, संरचना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संरचना। मैंने आपका सिलेबस बनाया, पाठ्यक्रम बनाया, पढ़ाने का मेथड बनाया, तो हमारा क्या बनाया? उसका एक संरचना बनाया, प्रणाली स्ट्रक्चर, सिस्टम स्ट्रक्चर जिसको बोला। तो एनालिसिस किया, फिर उसकी संरचना को बनाया। बनाने के बाद क्या करेंगे? उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या करेंगे? उसका इवोल्यूशन या उसका ऑपरेशंस। ऑपरेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ सिस्टम, प्रणाली का मूल्यांकन व उसका क्रियान्वयन। तो तीन प्रकार से सिस्टम अप्रोच का अप्लाई किया। पहला सिस्टम एनालिसिस, इंग्लिश में याद रखना, हिंदी में भी लिखा दूंगा, लेकिन इंग्लिश वर्ड याद अच्छा याद रहेगा। पहला सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम अप्रोच के कितने स्टेप्स हुए? 3। पहला, दूसरा स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तीसरा ऑपरेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ सिस्टम। ऑपरेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ सिस्टम हिंदी में याद रहे तो हिंदी में याद रख लेना। सबसे प्रणाली का विश्लेषण किया जाएगा, फिर प्रणाली की संरचना को बनाया जाएगा, फिर प्रणाली का मूल्यांकन और ऑपरेशन किया जाएगा, क्रियान्वयन किया जाएगा, और ये हमारी क्या होगी? सिस्टम अप्रोच। क्या होगी? सिस्टम अप्रोच। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, किन किन साइंटिस्टों ने क्या किया, हार्डवेयर अप्रोच क्या है, सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या है। 5-5 मिनट गए। और फिर टॉपिक क्या दे रखा है? सिस्टम अप्रोच। क्या दे रखा है? सिस्टम अप्रोच। वो क्या है वो उसको पढ़ेंगे, उसके बाद कितने स्टेप्स है वो पढ़ेंगे, और कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर बात सबको? उम्मीद करता हूँ ये पेडागोजी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और पेडागोजी है क्या वो मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूँ आपको। एक बार रजिस्टर दे दोगे मुझे कोई भी, मैं देख लेता हूँ। देखो, मैंने आपको पढ़ाया पेडागोजी, शिक्षण प्रक्रिया के समस्त घटकों का योग शिक्षा शास्त्र कहलाती है। यानी कि टीचिंग टेक्नोलॉजी के लिए, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के लिए जितने भी संसाधनों का प्रयोग करोगे वो सारी हमारी क्या है? पेडागोजी है। क्या है? पेडागोजी। अब उसमें क्या क्या हो सकता है? हमारी प्लानिंग, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा प्रोसेसिंग, और उसका एवोल्यूशन। बात समझ में आई? नेक्स्ट, आदि का वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा प्रयोग ही क्या है? पेडागोजी है। अब कहता है इस चीज पर नियमों के समूह द्वारा अर्थपूर्ण तथ्यों का संग्रह करके व्यवहार में वैज्ञानिक प्रयोग से ज्ञान का आदान प्रदान करना ही क्या है? आईसीटी पेडागोजी। सूचना तकनीकी संसाधनों का उपयोग करो। और पेडागोजी के लिए हमने कहा है ये कलात्मक और वैज्ञानिक पक्ष का भूमिका निभाता है। तो कलात्मक पक्ष क्या है और तकनीकी वैज्ञानिक पक्ष क्या है, दोनों के बारे में लिख लिया था। इसके बाद हमने बताया था कि आईसीटी के स्टेप्स होते हैं, तो 3 स्टेप्स हमारे चलते हैं। फर्स्ट, मेमोरी, नॉलेज और चिंतन। तो प्राइमरी लेवल और मिडिल लेवल और हाई लेवल चलता है। अब उसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो कॉन्सेप्ट बताया भैया, उपयोग करके 2 प्रकार से टीचिंग किया जा सकता है, और उसको प्रोसेस को कर सकते हैं, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट में कर सकते हैं। तो वेरी गुड, यहाँ तक तो हमने ऑलमोस्ट लिख ही लिया था। क्लियर? इससे आगे की बात करूंगा मैं पीछे। तो आप जब भी पढ़े तो इस पेज को यहाँ से शुरुआत करनी है, इससे यहाँ से शुरुआत करनी है। क्लियर बात सबको? अब इसमें मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी पेडागोजी टेक्नोलॉजी। क्लियर बात सबको? जिसमें कल इसका इंट्रोडक्शन छोटा सा, और अप्रोचेज को पढ़ेंगे 3 प्रकार की। पहले हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अप्रोच पढ़ा दूंगा, छोटा छोटा है, और उसका सिस्टम अप्रोच की। तो कल एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे सिस्टम अप्रोच को। इसको सिस्टम अप्रोच, और सरल व साधारण भाषा में लिखाऊंगा, और समझ समझ के लिखते चलना और समझते हुए चलना। ठीक है? यस। और कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस? कोई डाउट और कोई क्वेश्चंस? पेडागोजी का इंट्रोडक्शन पहले इसलिए बता दिया था कि आइडिया रहे कहाँ से क्या चल रहा है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? आईसीटी को एक बार फटाफट से गो थ्रू हो जाना, आज इसको कंप्लीट कर देना। ठीक है, मोटा मोटा जो भी है, और उसका फिर पेडागोजी स्टार्ट हो गई है। जो आज क्लास में पढ़ाना था मैं ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ। और कहाँ से शुरुआत करूँगा? शैक्षणिक तकनीकी से। किससे? शैक्षणिक तकनीकी। हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच, फिर सिस्टम अप्रोच। ये टॉपिक कंप्लीट, सिलेबस का जो पार्ट है। फिर हम बात करेंगे कैलकाई की, बात करेंगे उसके फैसिलिटिंग फैक्टर्स की, फिर उसके बात करेंगे उसका इम्पैक्ट की, कैसे उसको अप्लाई किया जा सकता है। 4-5 टॉपिक है, एक एक टॉपिक एक एक दिन का।
होपफुली सैटरडे हो, नहीं तो संडे को मैं कंप्लीट करा ही दूंगा। क्लियर बात सबको? क्योंकि कैल का ही सबसे लास्ट में पढ़ाता हूँ, क्योंकि उसमें एक छोटा सा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, दोनों चीज़ें अलग अलग है या एक साथ हैं। ठीक है, कंप्यूटर के द्वारा पढ़ना और पढ़ाना, सिंपल भाषा में। तो लास्ट क्लास उसकी रखेंगे, उससे पहले छोटी छोटी चीज़ें उनको पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। उसके बाद फिर जैसे हमने आईसीटी के क्वेश्चंस किए हैं, सेम ऐसे ही उसके फिर पेडागोजी के, तब जाके यूनिट सफिशिएंट है। 5 क्वेश्चन आए, 7 आए, 8 आए, डजन मैटर, क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ होगी वो नोट डाल के सबसे ला। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी के डिस्कशन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।